गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे अच्छे ही होंगे, है ना। अपना जो लास्ट इससे पहले जो टॉपिक चल रहा था, फर्स्ट चैप्टर अपन एसएसटी में कंप्लीट कर चुके हैं और अपना जो सेकंड चैप्टर था वो स्टार्ट था। उसमें अपना एक छोटा सा टॉपिक रहा था, वो टॉपिक अपना देशांतर और समय का रहा है। क्योंकि अपना आज का ये जो चैप्टर जो चल रहा है, सेकंड वाला जो चैप्टर चल रहा है, उसका एक ही टॉपिक अपना बचा है, तो उस एक टॉपिक को आज अपन क्लियर कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चले आगे। देखिए, मैं अभी तक जो अपन ने पढ़ा था कि अपन ने अक्षांश, देशांतर, ग्रह, इन सब के बारे में अपन ने पढ़ लिया था, अपन लोगों ने स्टडी कर ली थी। लेकिन अब इसके बाद में जो देशांतर और समय है कि देशांतर और समय आखिर होता क्या है, ये वाली चीज आपके लिए मेन है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज यानी कि ग्लोब के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। ग्लोब के बारे में सबको मैंने कहा था कि अपने अपने घर में आप लोग या तो नेट पे देखें या फिर जिसके घर में ग्लोब है वो ग्लोब में आपका पूरा जो भी हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या फिर और भी सारे जो देश हैं उनकी स्थिति वगैरह, ये पूरा मैंने आपको बताया था कि आप घर जाकर अपना ये काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप सभी ने ये काम किया होगा, और जो बच्चे नहीं कर पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आज अपन एक बार इसको ग्लोब को देख लेंगे। देखिए, इसको क्या कहते हैं, सबको पता है, ग्लोब है। मतलब इसमें पूरा का पूरा अपना ये है कि सारे देशों की स्थिति के बारे में, प्रशांत महासागर कहाँ है अपना, हिंद महासागर कहाँ है अपना, ये आ रही उत्तरी महासागर अपना कहाँ, इन सब के बारे में इसमें छोटे से ग्लोब में अपन को पूरी की पूरी जानकारी अपने को मिल जाएगी। देखिए, अब अगर मैं आपको सिर्फ जो मेन जो चीजें हैं अपनी उनके बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि ग्लोब में तो बहुत सारी चीजें होती हैं और आपके वो लेवल से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, तो अपन जो मेन जो चीजें हैं जो आपके काम आने वाली हैं वो अपन बताएंगे। देखिए, वैसा दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। ये देखिए, नहीं दिख रहा है तो मैं अभी आपको बता देती हूँ। देखिए, यहां पर अपना अरब सागर, ये अपना उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, ठीक है, ये दक्षिणी अंध महासागर, और यहाँ पे ये जो सारे अरब सागर और अपने भारत देश की स्थिति यहाँ पर देखिए, ये अपना भारत देश है। यानी सभी देशों के बारे में इसमें बताया गया है, लेकिन अपने भारत देश को अपन को मेनली अपने को देखना है कि भारत देश में ये अपना जो भारत देश की जो स्थिति है वो ये है, यानी कि अरब सागर इसके यहाँ पर है, ठीक है। बंगाल, इसके बंगाल की खाड़ी जो है इसके इस तरफ है, चेन्नई है यहाँ पर, श्रीलंका है। जिसके बाद मैंने कहा था कि आप लोग अपना एक है ना विश्व का और भारत का और राजस्थान का ये मैप आप लोग ले लेना, मैंने कहा था आप लोगों को। तो ये मैप आप लोग ले लेते हैं तो उसमें सारे देशों की, सारे जिलों की, राजस्थान के सारे जिलों की स्थिति का, सारे विश्व के जितने भी देश है उनके बारे में आपको पता चल जाएगा। क्योंकि अभी अपन वैसे तो क्योंकि फिल जो मैप होता है वो आपको लेना था, मैंने बता भी दिया था, और उसको मैप को जब आप देखेंगे तो उसमें सारी की सारी स्थिति आपको क्लियर हो जाती है कि कौन सा देश कहाँ पर, कौन सा जगह कहाँ पर स्थित है। तो आपको ये माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब अपन एसएसटी पढ़ते हैं तो सबसे मेन अपना जो मैप है वो राजस्थान का मैप आता है, अपने भारत का मैप आता है, और वो भी राजनीतिक वाला अपने को चाहिए। क्योंकि उसमें मैंने आपको पहले वाले चैप्टर में टॉपिक में कर्क रेखा, मकर रेखा के बारे में बताया था कि कर्क रेखा और मकर रेखा अपने कहाँ पर है। ऊपर वाली जो रेखा थी वो अपनी कर्क रेखा थी, फिर बीच ये नीचे वाली जो रेखा थी मकर रेखा थी, ये है अपनी विषुवत रेखा थी। इसके बारे में मैंने आपको बताया था और कहा भी था कि आप अपने इस मैप में इन सभी रेखाओं को फिल करेंगे। कर लिया होगा वैसे आप सभी ने। चलिए, अब अपन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, देशांतर और समय। देशांतर और समय आखिर होता क्या है। देखिए, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति होता है। क्योंकि स्टार्टिंग जो अपन ने किया था उस स्टार्टिंग वाले टॉपिक में ग्रह वगैरह के बारे में, सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में, या कितने ग्रह होते हैं, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली थी। तो ये मैंने आपको बताया था कि उसमें बहुत सारी चीजें जो थी वो आपको समय की जानकारी देती है, दिशाओं की जानकारी देती है। तो चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, ये ऐसी सारी चीजें हैं जो आपको आपके समय को बताती है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए कि समय को मापने का समय को
मापने का सबसे प्रमुख साधन, सबसे प्रमुख साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रह होते हैं। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रह होते हैं। ये क्यों होते हैं, इसके आगे वाले चैप्टर में अपन थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। और अगर हम दिन का छोटा बड़ा होना या ऋतु का परिवर्तन वगैरह ये सारे चीजों को देखें तो ये सब एक तरह से इनके बारे में इन्हीं से अपने को पता चलता है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है वो चक्कर लगाएगी, उसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, पश्चिम से पूर्व की दिशा में पृथ्वी चक्कर लगाएगी, दिशा में चक्कर लगाएगी। अतः ये स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनको ग्रीनविच समय से आगे, यानी कि जो स्थान क्योंकि हमें समय निर्धारण के लिए ग्रीनविच लाइन जो होती है उसको देखना पड़ता है, उसके समय के अकॉर्डिंग आगे या पीछे, यानी कि ग्रीनविच रेखा से जो इस तरफ है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे जाता है और जो उसके पीछे है वो उनका समय ग्रीनविच समय से पीछे की ओर थोड़ा सा रहेगा। अब आता है कि हम मानक समय क्यों मानते हैं कि अलग अलग देशों का सबका, यानी कि जो हमारा ग्रीनविच जो समय है उस ग्रीनविच समय के अकॉर्डिंग अलग अलग देशों का अलग अलग समय निर्धारण होता है। ठीक है बच्चों, आज का ये जो अपना जो चैप्टर था, जो सेकंड अपना जो चैप्टर चल रहा था उसमें एक छोटा सा अपना टॉपिक बचा हुआ था कि देशांतर और समय, ये अपना कंप्लीट हो गया है। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ क्योंकि इसके बाद अपन अपना थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे। लेकिन सेकंड चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको अपने आप ही करने होंगे। वो इसलिए क्योंकि अपन ने सेकंड चैप्टर अपन ने कर लिया है और सेकंड चैप्टर करने के बाद अब आपको क्वेश्चन आंसर करने होंगे, क्योंकि आपसे क्लास में बड़े बच्चे हैं, कर सकते हैं आराम से। चलिए बेटा, अपना 2 चैप्टर्स अपन कर चुके हैं, थर्ड चैप्टर में स्टार्ट कर रही हूं अभी। तो एक तरह से आपके लिए आज का ये होमवर्क ही है कि सेकंड चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर आपको घर जाकर करने हैं। पृथ्वी की गतियां अपना नेक्स्ट थर्ड चैप्टर है। पृथ्वी की गतियां, ठीक है। यानी कि पृथ्वी गोल है, हम सब जानते हैं, घूमती भी है, ये भी हम सब जानते हैं, और घूर्णन, परिभ्रमण, ये सारी इसकी क्रियाएं हैं। यानी कि पृथ्वी की गति के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, तो पृथ्वी की गति कि वो घूम रही है, यानी कि जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो क्या होता है, दिन रात बनते हैं। इसके बारे में भी बताऊंगी मैं, हल्का सा आपको थोड़ा सा समझा रही हूँ कि पृथ्वी जब घूर्णन करती है, यानी कि अपने अक्ष से वो घूमती है, तो उसके बाद में दिन रात परिवर्तित होते हैं। लेकिन जब पृथ्वी अपने अक्ष से परिक्रमण करती है तो उसके बाद से ऋतुओं का परिवर्तन होता है। आप सभी जानते हो कि ऋतुएं कितनी होती हैं, 4 होती हैं, सब जानते हैं इस चीज को। कौन कौन सी होती है, सर्दी, गर्मी, शरद, वसंत, ये 4 अपने मेन ऋतुएं हैं, ये 4 ऋतु। तो ये ऋतुओं का जो परिवर्तन है ये किससे होता है, पृथ्वी के परिक्रमण से। और दिन रात जो परिवर्तित होते हैं ये पृथ्वी के घूर्णन गति से होता है, क्योंकि अपना जो चैप्टर है वो पृथ्वी की गतियां ही हैं। ये समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, इसको जो मैं अभी लिख रही हूं उसको आप अपनी कॉपी में लिखिए कि पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियां होती हैं। पृथ्वी की 2 प्रकार की
दो प्रकार की गतियां होती हैं। कौन कौन सी? घूर्णन और परिक्रमण। पहली घूर्णन और दूसरी परिक्रमण। ठीक है कि पृथ्वी की कितनी तरह की गतियां होती हैं? दो प्रकार की। कौन कौन सी? घूर्णन और दूसरी है परिक्रमण। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की पृथ्वी जब अपने अक्ष से, यानी कि घूर्णन किसे कहते हैं अपन? मैंने बता ही दिया है आपको अभी कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है या घूमती है, घूर्णन करती है, तो इसे पृथ्वी की कौन सी गति कहेंगे? घूर्णन गति कहेंगे। तो इसे पृथ्वी की घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है। अब परिक्रमण, दूसरा है अपना परिक्रमण कि सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में जब सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। समझ में आ गया? यानी कि पृथ्वी की दो तरह की गतियां होती है, घूर्णन और परिक्रमण। जब पृथ्वी अपने अक्ष पे चारों ओर घूमती है तो उसे अपन क्या कहेंगे? उसकी घूर्णन गति। लेकिन जब पृथ्वी अपने सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्ष में वो अपनी गति से घूमेगी तो उसे अपन क्या कहेंगे? परिक्रमण। अब देखिए, घूर्णन और परिक्रमण हमें समझ में आ गया, हमने पढ़ लिया। घूर्णन से क्या होता है कि जब मैं बता ही चुकी हूं आपको कि घूर्णन जब होता है, यानी पृथ्वी जब अपने अक्ष से पूरा घूमती है तो उसको 24 घंटे का ही समय लगता है और जिसके कारण दिन रात परिवर्तन होते हैं। लेकिन जब परिक्रमण होता है तो परिक्रमण करने में उसको 365 सही 1/4 का समय लगता है, जिससे कि ऋतुओं का परिवर्तन होता है। अब ऋतुएं 4 हैं मेन अपने, सर्दी, गर्मी, शरद और बसंत। अब ये चारों ऋतु परिवर्तित होंगे तो उसमें तो टाइम तो लगेगा ही ना, क्योंकि पृथ्वी की एक काल्पनिक रेखा है, क्योंकि पृथ्वी का एक अक्ष काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का एक अक्ष काल्पनिक रेखा है, ठीक है ना। अब अपन ने काल्पनिक क्यों कहा? कि पृथ्वी का एक अक्ष, जो अक्ष है वो काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा है तभी तो ये सारा घूर्णन हो रहा है, तभी तो ये सारा परिक्रमण हो रहा है। क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग जो अपना जो चैप्टर था तब मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो, मेरे ख्याल से आप लोगों को याद होनी ही चाहिए कि पृथ्वी के पास अपनी कोई ऊष्मा नहीं होती, बताया था मैंने आपको। तो ये कहां से लेता है अपनी ऊष्मा या ऊर्जा या प्रकाश? किससे लेगा? सूर्य से। सूर्य क्या है फिर? एक
सूर्य एक ग्रह है, क्योंकि जिनके पास में अपना कोई प्रकाश नहीं होता, अपनी कोई ऊष्मा नहीं होती, वो अपना सारा का सारा ऊष्मा, ग्रह, प्रकाश ग्रहों से लेंगे, क्योंकि सूर्य भी एक ग्रह है और पृथ्वी उससे अपना प्रकाश और ऊष्मा लेगी। ये जो छोटी छोटी जो चीजें हैं ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि पृथ्वी का एक अक्ष काल्पनिक रेखा है और पृथ्वी सूर्य से अपना प्रकाश प्राप्त करती है और पृथ्वी सूर्य से अपना प्रकाश प्राप्त करती है, पृथ्वी सूर्य से अपना प्रकाश प्राप्त करती है। सूर्य की और वाले भाग में, इसके लिए हमें सिर्फ एक भाग को देखना होता है, यानी कि मैं आपको इस ग्लोब से इसको समझाती हूं। देखिए ये ग्लोब है, ये अपनी पूरी पृथ्वी है, घूम रही है आराम से, ठीक है, लेकिन इसके पास में अपनी कोई ऊष्मा नहीं है, अपनी कोई प्रकाश नहीं है, अपनी कोई ऊष्मा नहीं है। ये किससे प्राप्त कर रहा है? सूर्य से। अब पृथ्वी तो घूम रही है, जब लगातार जब सूर्य की किरणें इस पर घूमेंगी, लेकिन ये खुद भी घूम रही है पृथ्वी, तो क्या सूर्य का प्रकाश इस पर लगातार एक ही जगह पर पड़ता रहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये घूम रहा है। तो जिस जगह पर इसका प्रकाश पड़ेगा तो वहां पर क्या होगा? दोपहर होगी। लेकिन जिस जगह पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा वहां पर क्या होगा? रात होगी। यानी कि इसकी घूर्णन गति से, पृथ्वी की घूर्णन गति से दिन रात में परिवर्तन हो रहा है। समझ में आ गया? आपकी बुक में एक पिक्चर है, उसको भी मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि आपकी बुक में ये पिक्चर बनी हुई है, ये सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पूर्ण रूप से पड़ रहा है, लेकिन पृथ्वी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि घूर्णन यानी कि घूम रही है, जिसके कारण जो सूर्य का जो प्रकाश है वो लगातार एक ही जगह पर ही गिरेगा या नहीं गिरेगा, और जिस जगह पर वो प्रकाश जाएगा वहां पर, यानी कि ये सूर्य है, इसका प्रकाश यहाँ पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? दोपहर यानी दिन। यहाँ पर नहीं हो रहा है इसका प्रकाश, तो यहाँ पर क्या हो गया है? यहाँ पर रात हो गई है। यानी कि अपन आराम से इसको कह सकते हैं कि जहां की इसको मैं नीचे वालों को इरेज कर देती हूं क्योंकि मैं इसी से रिलेटेड पढ़ा रही हूं अभी। पृथ्वी की घूर्णन गति से दिन और रात परिवर्तित होते हैं। ठीक है, चलिए। जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर है वहां रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं वो दिन और रात को जो डिवाइड कर रही है, उस रेखा को हम क्या कहेंगे? प्रदीप्ति वृत्त। प्रदीप्ति वृत्त, ठीक है। अब प्रदीप्ति वृत्त क्या है? जिस रेखा के कारण दिन और रात विभाजित हो रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? प्रदीप्ति वृत्त। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि अपन ने उसमें पिक्चर देखी है। यानी कि अपना जो दिन और रात का जो परिभ्रमण आपने घूर्णन देखा है, जिसके कारण पूरा का पूरा अपना दिन और रात की क्रियाएं हो रही है, उस रेखा को जो विभाजित करती है, उस रेखा को अपन ने क्या कहा यहाँ पर? प्रदीप्ति वृत्त। यहां तक आपको समझ में आ गया? तो आगे चलते हैं, मैं इसको इरेज भी कर देती हूँ। घूर्णन और परिभ्रमण ही लिखे रहने, क्योंकि घूर्णन अपन ने अभी कर लिया है। बच्चों समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आराम से समझ में आ जाता है और इंटरेस्टिंग भी लगता है ना, मजेदार लगता है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या हो? कभी सोचा है कि अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? बताओ।
सोच में पड़ गए, भाई क्या होगा, दिन रात नहीं बनेंगे, या फिर जहाँ पर, या फिर ना जो सूर्य का जो प्रकाश है वो अगर एक ही जगह पड़ेगा तो क्या होगा, यानी कि जहाँ पर दोपहर हो रही है, दिन हो रहा है, वहां लगातार दिन होता रहेगा और सूर्य की उष्मा, सूर्य का प्रकाश वहां पर बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी कि वहां तो गर्मी से लोग परेशान हो जाएंगे। लेकिन जहां पर रात है, क्या वो हमेशा अंधकार में रहेगा? और क्या, ऐसा ही रहेगा ना। तो अपने दिमाग में ये आता है कि अगर पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो बहुत सारी समस्याओं को सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए पृथ्वी का घूर्णन एक दैनिक क्रिया है, ठीक है, कि पृथ्वी का घूर्णन एक दैनिक क्रिया है। दैनिक क्रिया मीन्स जैसे कि हमारी भी दैनिक क्रिया होती है, सुबह उठना, फिर हमने को उठ के तैयार होके ना स्कूल के रेडी होना है, स्कूल के रेडी होके अपने को स्कूल जाना है और दोस्तों से मिलना है, टीचर से मिलना है, लंच करना है, फिर छुट्टी हो जाती है, होमवर्क करना है, मतलब ये सारी जो चीजें हैं अपनी, ये दैनिक क्रियाओं में शामिल है। और अगर हमारी दैनिक क्रियाएं नहीं हो तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, बोर हो जाएगा। अरे क्या करना है, अब स्कूल नहीं जाना है या होमवर्क नहीं करना है, पढ़ना नहीं, तो हम क्या हो जाएंगे, दोस्तों से नहीं मिल पाएंगे, और बिना दोस्तों के तो आप बच्चों लोग रह ही नहीं सकते हो, बिना पढ़ाई के भी नहीं रह सकते हो। तो ये जो सारी जो चीजें हैं अपनी, ये दैनिक क्रिया है। इसीलिए अपन ने यहाँ पे कहा कि जो पृथ्वी का जो घूर्णन है वो दैनिक है, यानी कि जरूरी है, ये होना ही चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगा तो मैंने बता दिया था कि बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। अब देखिए, परिक्रमण अपन पढ़ ही चुके हैं कि जब पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के ओर, सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, कक्ष में होती है, उसे परिक्रमण कहते हैं। क्या कहेंगे उसे अपन? परिक्रमण कहते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया अपना परिक्रमण, बता ही चुके हैं इसके बारे में अपन, ये तो हो गया परिक्रमण। अब पृथ्वी एक वर्ष में कितने दिन होते हैं बताया था, पता भी है, 365 दिन। कि पृथ्वी एक वर्ष में 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है, दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है, यानी कि जो घूर्णन था वो पृथ्वी 24 घंटे में पूरा करती है, ठीक है। लेकिन इस परिक्रमण को करने में उसको कितना टाइम लग रहा है? 365 सही 1/4। अब 365 क्योंकि 4 वर्ष में एक वर्ष, यानी कि 4 वर्ष बाद जो है वो लीप ईयर आता है, तो यहाँ पर जो दिनों की जो संख्या हो जाएगी वो 366 हो जाएगी। अब अपन ये जो 1/4 का जो मैटर है अपना, वो 6 घंटे का के हिसाब से इन्होंने डिवाइड करा है, तो लीप ईयर में वो वहां पर एडजस्ट हो जाता है। 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी कि 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि जब हम बात कर रहे हैं लीप ईयर की, क्योंकि लीप ईयर में, लीप वर्ष में 300 दिनों की संख्या, दिनों की संख्या 365 से कितनी जाएगी? 366 हो जाती है।
और वैसे अगर अपन 365 में जो अपना जो फरवरी माह है, जो फरवरी का जो अपना मंथ है, उसमें कितने डेज होते हैं? 28 डेज हो जाएंगे। और लेकिन जब लीप ईयर आता है तो उसमें फरवरी में कितने दिन हो जाएंगे? 29, यानी कि 29 का अपना मंथ हो जाएगा। लीप ईयर में, लीप वर्ष में, फरवरी माह में, फरवरी माह में 28 की जगह 29 दिन का महीना हो जाता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई कि लीप ईयर में जो 4 वर्ष बाद लीप ईयर आता है, और 4 वर्ष बाद लीप ईयर आने के बाद में जो उसकी दिनों की जो संख्या है वो 366 होने के बाद फरवरी माह में 28 की जगह वो 29 दिन का अपना आ जाता है। इसके बाद में जो परिक्रमण है अपना, उस परिक्रमण में अपन ऋतु के परिवर्तन की अपन ने बात की थी, यानी कि परिक्रमण, पृथ्वी के परिक्रमण गति से, मेरी शायद इंक इसमें खत्म हो गई है, पृथ्वी के परिक्रमण से क्या होता है? ऋतुओं का परिवर्तन होता है, ऋतुओं का परिवर्तन होता है। अब ऋतुएं कितनी होती है अपनी? ऋतु अपनी होती है 4, बता दी थी। जो ऋतु का परिवर्तन होगा वो अपने पृथ्वी की परिक्रमण गति से होगा, वापस से मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ, और घूर्णन से होगा हमारा दिन और रात। यानी कि पृथ्वी को घूर्णन की गति, यानी कि घूर्णन करने में जो समय जो लगेगा वो 24 घंटे का लगेगा, लेकिन वहीं पर पृथ्वी की परिक्रमण गति में 365 से 1/4 दिन का समय वो पृथ्वी लेगी। अब ये जो पूरा जो अपन ने पढ़ा है लीप ईयर का, डेज का कितने में कितना हो जाएगा, ऋतु का परिवर्तन, ये सारा अपना कंप्लीट हो गया है। तो आज का जो आपका जो होमवर्क है वो सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ में आपका जो आज का जो थर्ड चैप्टर अपन ने जहां तक भी अपन ने पढ़ा है वो अपने को करना है, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू। संध्या मैडम, संध्या मैम, हो गया यार कब का ही। मैडम काम तो सबको ही है, क्या करें। वही तो ना, क्या करें यार। ये इंक